हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर रिवीजन न्यूक्लियर फिजिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे पहले टर्म आती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को अपन न्यूक्लियन बोलते हैं, आपको पता ही होगा। जो जेड होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो ए होता है वो होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियन। जेड मतलब एटॉमिक नंबर और ए मतलब मास नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने रहेंगे, ए माइनस जेड। फिर आते हैं अपन साइज ऑफ न्यूक्लियस पे। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस होती है 10⁻10 अपॉन 10⁻50 इक्वल टू 10⁵ एटम की अपॉन न्यूक्लियस की साइज को डिवाइड करेंगे तो आएगी 10⁵। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर इक्वल टू आर नॉट A⁻1/3। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ न्यूक्लियन अपॉन 4/3 πr³। देन न्यूक्लियन फोर्स थ्योरी। न्यूक्लियन फोर्स थ्योरी इज अ फोर्स विच होल्ड द न्यूक्लियन टुगेदर। न्यूक्लियन फोर्स थ्योरी, आपने कभी सोचा है कि कभी एटम में जो प्रोटॉन होते हैं आपस में वो कैसे रहते हैं उसमें? क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं उनके ऊपर प्लस चार्ज रहता है, तो प्लस चार्ज रहता है तो उनमें रिपल्शन होता होगा। तो रिपल्शन होने के बावजूद भी वो न्यूक्लियस में रह पाते हैं, वो कैसे? तो वो न्यूक्लियन फोर्स थ्योरी के में ही रह पाते हैं। न्यूक्लियन फोर्स थ्योरी क्या होती है, उनके बीच में न्यूक्लियस अट्रैक्शन करती है, जैसे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन प्रोटॉन में, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी। फिर न्यूक्लियन फोर्स थ्योरी की अपन एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, 0 से 10⁻14 मीटर में। न्यूक्लियन फोर्स एक्ट इक्वली बिटवीन ऑल द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो हर न्यूक्लियर पर बराबर रखता है। स्टेबल न्यूक्लियस न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होता है प्रोटॉनिक रिपल्शन से। जो प्रोटॉन का रिपल्शन होता है उससे बहुत ज़्यादा होता है न्यूक्लियस का न्यूक्लियर फोर्स। एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो प्रोटॉनिक रिपल्शन बढ़ता है। फिर ग्राफ दे रखा अपन को एन और जेड में नंबर ऑफ एटम और जेड एटॉमिक नंबर में। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा है, जैसे जैसे जेड बढ़ रहा है अपना, तो ये जो नंबर ऑफ एटम है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो आप इसको एग्जांपल से सोच सकते हैं, पुलिस एक चोर से। यदि आपके शहर में एक चोर है तो उसको एक पुलिस काफ़ी है, 5 है तो 5 पुलिस। यदि वो 50 चोर हो जाते हैं तो उसके लिए 50 पुलिस नहीं, अपन को ज़्यादा पुलिस लानी पड़ेगी। समझ रहे हो? उस हिसाब से तो जैसे जैसे जेड एक साथ बढ़ेगा तो अपन को ज़्यादा नंबर ऑफ एटम लाने पड़ेंगे। ओके, फिर आते अपन न्यूट्रॉन और अपॉन प्रोटॉन का जो रेशियो होता है वो 1.52 से बहुत ज़्यादा होता है। ओके, न्यूक्लियस अनस्टेबल, यदि इससे ज़्यादा हो जाता है तो ये अनस्टेबल हो जाता है। तो बिस्मिथ का होता है जो 1.52 होता है, यदि इसके जो आगे के इसका एटॉमिक नंबर होता है बिस्मिथ का 83। यदि इससे आगे जो एटम्स है, जो पीरियोडिक टेबल में अपने एटम्स है, उनका सब वो अनस्टेबल होते हैं। फिर आते हैं अपन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। टू ब्रेक न्यूक्लियस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऐसे एक न्यूक्लियस है, उसको तोड़ने के लिए जो उसके जो एटम है न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन है अपने न्यूट्रॉन से, उनको दूर दूर ले जाने के लिए जो अपन एनर्जी देते हैं, मिनिमम एनर्जी। यदि ज़्यादा एनर्जी देते तो वो टूट जाएंगे, इसलिए अपन ने मिनिमम एनर्जी, मिनिमम शब्द का इधर प्रयोग किया है। तो मिनिमम एनर्जी जो देते हैं उसको अपन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर आते हैं अपन मास एंड एनर्जी। तो मास आपको पता ही होगा, एल्बर्ट आइंस्टीन की सबसे अच्छी इक्वेशन, शानदार इक्वेशन इक्वल टू mc², यही अपन को रिलेशन देती है मास और एनर्जी में। ई इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी। अब हम बढ़ते हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट में क्या होता है, अपन को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जोड़ के माइनस उसके रिएक्टेंट का और इक्वल टू डेल्टा एम होता है। इसको मैं आगे एग्जांपल बता दूंगा आपको। एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, आपने ये मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा होगा। 1 एमयू होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन माइनस 12 एटम। 1 एमयू इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन होता है एएमयू में 1.00727, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन ही होता है। बहुत बार अपन को क्वेश्चन में दे देते हैं पर बहुत बार नहीं देते हैं, इसलिए अपन को ये याद होना चाहिए। फिर आते हैं 1 एएमयू पे। 1 एएमयू होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पर इसको अपन अप्रॉक्सीमेट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेते हैं। फिर आता है अपना एक क्वेश्चन मान लो या कुछ फॉर्मेट मान लो, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये अपन को एक वो दे रहे इलेक्ट्रॉन,
एक प्रोडक्ट साइड दे रहा है अपन को n+n और m का, तो n+n क्या हो गया इसमें एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर प्लस एनर्जी, तो ये एनर्जी जो निकलेगी होती है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। देन बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये इधर पढ़ लिया था अपन ने। फिर आते हैं अपन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर अपॉन ए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, फिर आते ऐसे देखो, ये तो 3 प्रोडक्ट थे, मतलब A+B अपन को सी दे रहा था, पर ऐसा अपना क्वेश्चन आ गया A+B C+D, तो इसमें अपन कैसे निकालेंगे, तो अपन को हर कोई की अलग अलग निकालनी पड़ेगी। ए की निकालो, फिर बी की, और फिर सी की, और फिर डी की बाइंडिंग एनर्जी। तो इसलिए अपन ने एक टर्म डिफाइन करी क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू क्या होता है, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी माइनस मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी, तो इनटू सी स्क्वायर। ओके, इसमें एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ या कुछ प्रैक्टिकल थिंग बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। जिस तरफ मास कम होता है उस तरफ एनर्जी रिलीज होती है। इसमें एक ऐसी चीज़ होती है कि जिस तरफ मास कम होएगा, यदि रिएक्टेंट में मास कम है या प्रोडक्ट में मास कम है, जिस तरफ मास कम है उस तरफ एनर्जी रिलीज होती है। ओके, ऐसे ही बाइंडिंग एनर्जी में क्या होता है, यदि बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की ज़्यादा है रिएक्टेंट से, तो एनर्जी विल बी रिलीज, तो उसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। फिर आते हैं अपन क्यू वैल्यू, तो क्यू वैल्यू अपन डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी प्रोटॉन वो प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट। ओके, देन अपन को A+B C+D का एटॉमिक नंबर दे रखा है A1 A2 A3 एंड A4, एंड मास नंबर दे रखा है Z1 Z2 Z3 एंड Z4। तो जो इसमें होता है ना, लॉग कंजर्वेशन रहता है, तो A1 प्लस A2 A3 प्लस A4 के बराबर रहता है Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z3 प्लस Z4। तो A एंड Z रिमेन सेम बोथ साइड, तो जो A और Z होते हैं अपने वो बोथ साइड सेम रहते हैं। All the nuclei having binding energy greater than 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर स्टेबल। जिनकी बाइंडिंग एनर्जी 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, वो जो एटॉम होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो ये ग्राफ है बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर का। तो इसमें देखते हैं अभी जो टॉप पे आ रही है ये कौन कौन से, एक तो आयरन है, एक निकल और एक कोबाल्ट। तो इन तीनों की जो बाइंडिंग एनर्जी वो 7.9 से ज़्यादा होती है। ओके, फिर अपन ने चैप्टर पढ़ चुके हैं, ख़त्म हो चुका है। अब अपन देखते हैं कुछ जीवन में सीखने लगा। अपन ने चैप्टर तो पढ़ लिया, पर अपन ने एल्बर्ट आइंस्टीन से क्या सीखा, तो लाइफ लेसन फ्रॉम एल्बर्ट आइंस्टीन। तो ग्रेट बुक, ग्रेट बुक का मतलब हमेशा अपन को अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती रहनी चाहिए। जैसे जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे, उन्होंने उनका जो बचपन था, उन्होंने बचपन में अपने एक मित्र से एक किताब लिखी। वो किताब थी बेसिक ऑफ एलजेब्रा। तो जो बेसिक ऑफ एलजेब्रा नाम की वो किताब थी, उन्होंने उनको एक महान साइंटिस्ट की तरफ भेजा है। तो हमेशा अपन को जीवन में अच्छी अच्छी किताब पढ़नी चाहिए। तो इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। जो नॉलेज होता है वो तो हर कोई से हो जाती है आजकल, पर जो इमेजिनेशन होती है वो हर कोई नहीं कर पाता। ओके, ऑलवेज बी क्यूरियस, लाइफ इज नॉलेज, लाइफ की नॉलेज स्पीड, एवरीथिंग इज अ मिरेकल। ओके, तो इसका मतलब है हमेशा अपन को एक क्यूरियस रहना चाहिए कि भाई ये क्यों हो रहा है, पे उसके पीछे जो रीजन है वो अपन को जानना चाहिए हमेशा। ऐसा अपन बहुत बार अपन पढ़ते हैं तो उसके पीछे का रीजन नहीं पता होता, पर मैं आपको जो रिवीजन करवाता हूँ उसमें मैं बताता हूँ ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो इसलिए हमेशा क्यूरियोसिटी रखनी चाहिए कि भाई ये क्यों हो रहा है। इसी चक्कर में एल्बर्ट आइंस्टीन इतने महान साइंटिस्ट बने थे, तो क्योंकि उन्हें एक क्यूरियस थिंग थी उनके दिमाग में, ये थी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यदि एक इंसान इतनी स्पीड से दौड़े तो जो उसको लाइट है वो कैसे दिखेगी। तो वो हमेशा पूरी, इसके लिए उन्होंने 10 साल तक रिसर्च करी थी। बी परसिस्टेंट, अपन को हमेशा लगे रहना चाहिए। बी परसिस्टेंट, तो हमेशा अपन को प्रॉब्लम के साथ लगा रहना चाहिए। जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे उन्होंने भी यही करा था। वो स्पीड ऑफ लाइट की जो इक्वेशन थी c इक्वल टू 3 × 10 उसके साथ लगे रहते 10 साल तक। 1965 से शायद मेरे हिसाब से 1975 तक वो यही रिसर्च करते रहे कि स्पीड ऑफ लाइट इतनी फास्ट होती है तो उससे इंसान चलेगा तो क्या होगा। फिर चैलेंज स्टेटस क्यू,
अपन को हमेशा चैलेंज स्टेटस करना चाहिए। आप जानते हो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो जो न्यूटन थे उन्होंने उनको चैलेंज करा था कि ये वाली इक्वेशन कैसे आई। सबने मान लिया था कि जो लाइट है वो हमेशा वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है, पर जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे उन्होंने साबित करा था कि जो लाइट है वो हमेशा पार्टिकल में भी करती है, ट्रांसफॉर्म पार्टिकल में भी होती है। तो उसी हिसाब से अपन को हमेशा चैलेंज रखना चाहिए अपनी लाइफ में। नेवर गिव अप, अपन को कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। जो भी महान व्यक्ति उन्होंने कभी गिव अप नहीं करा था। यदि आज एल्बर्ट आइंस्टीन ने गिव अप कर दिया होता तो शायद वो इतने महान साइंटिस्ट नहीं बन पाते। वो पहले साइंटिस्ट थे जिनका दिमाग लेबोरेटरी में रखा गया था रिसर्च के पर्पज से, कि एक इंसान में इतना दिमाग कैसे हो सकता है कि वो इतनी सारी जो यूनिवर्स की थिंग है उनको कैसे प्रूफ कर सकता है। फिर आते हैं अपन जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो महान रिएक्शन दी थी E=mc², इसमें अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं। आपने देखा होगा अपन टॉर्च जलाते हैं, तो जब अपन टॉर्च जलाते हैं तो उसमें से वेव निकलती है, लाइट बाहर निकलती है, तो उसकी एनर्जी कम होती है। और वो एनर्जी इतनी स्लो कम होती है, बहुत ज़्यादा माइनर यूनिट में कम होती है कि अपन को पता भी नहीं चलता। ऐसा आपने देखा होगा अपने जो महान सोर्स है क्या, सन, जिससे पूरी यूनिवर्स लाइट में होती है, तो उसमें तो कितनी सारी एनर्जी निकलती है, तो उसका भी वजन कम होता होगा। हाँ, तो उसका भी वजन कम होता है। उसका अपन निकालेंगे डेल्टा एम सी स्क्वायर से, इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर से, तो उसकी जो मास है वो लगभग 9 से 10 बिलियन टाइम्स कम होता रहता है। तो आप सोच सकते हो कि सन में कितना वजन होगा। तो 10⁻14 और 10⁻9, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए अपनी जो डे टू डे लाइफ में बहुत काम आता है ये वाली रिएक्शन। तो इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म हुआ और आपने कुछ लेसन सीखे कि हमें एल्बर्ट आइंस्टीन की तरह कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमें अच्छी किताबें पढ़ती रहना चाहिए और अपने काम के प्रति लगन रखनी चाहिए। हमेशा अपनी ज़िंदगी में चैलेंज स्टेटस होना चाहिए और हमेशा क्यूरियोसिटी रखनी चाहिए। एवरीथिंग इज अ मिरेकल। ओके, एंड थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो।